बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आज के लेक्चर में भी हम कुछ बुनियादी चीज़ों की रिवीजन ही करेंगे। उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। लेक्चर 1 में भी जैसे बात की थी पॉइंटर्स, और साथ ही डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, कैसे करते हैं, उसका सिंटेक्स क्या है, और सिंगल वेरिएबल को डायनेमिकली एलोकेट करना है, एरे को एलोकेट करना है, या अगर 2D एरे को डायनामिकली एलोकेट करना है तो वो कैसे किया जाता है, उसकी थोड़ी बहुत मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक बार चीज़ें आपके जहनों में दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएँ। और आने वाले तमाम लेक्चर में अगेन ये चीज़ें इसलिए डिस्कस की जा रही हैं कि आने वाले तमाम लेक्चर्स में ये बहुत काम आएंगी। इनके बगैर वो फर्दर एडवांस कॉन्सेप्ट्स सही तरीके से समझ नहीं आ पाएंगे अगर आपने पॉइंटर्स और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट अपने क्लियर नहीं किए। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर से अगर बात शुरू करें तो अ पॉइंटर इज़ नथिंग बट एन एड्रेस। अपने प्रोग्राम में आप जो भी वेरिएबल्स बनाते हैं, लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल वैल के नाम से बनाया है, तो यू नो के सिंटेक्स क्या है वेरिएबल को डिफाइन करने का। तो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप स्पेसिफाई किया है इंट, और साथ में इसका नाम स्पेसिफाई किया है वैल। नाउ अब कंप्यूटर की मेमोरी में इस वेरिएबल के लिए कुछ मेमोरी एलोकेट हो गई है और हमें पता है कि इंटीजर का साइज़ चूँकि 4 बाइट होता है, तो 4 बाइट सिस्टम ने, कंपाइलर ने आपके लिए रिजर्व कर ली है, जिसको आप वैल के नाम से अपने प्रोग्राम में रेफर कर सकते हैं। इसी तरह ये आप किसी और टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, डबल टाइप का वेरिएबल मार्क्स, लेट्स सपोज मार्क्स को सेव करने के लिए किसी स्टूडेंट के, तो अगेन यहाँ पे डबल टाइप यूज़ हो रही है, तो 8 बाइट का वेरिएबल बनेगा। अब कोई भी वेरिएबल है, किसी भी टाइप का वेरिएबल है, आप उसको मेमोरी में कुछ जगह एलोकेट हुई है। अब जो भी जगह उसके लिए एलोकेट हुई है उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग बाइट भी है, उसका कोई ना कोई स्टार्टिंग एड्रेस भी है, और वो एड्रेस हम टिपिकली पॉइंटर वेरिएबल्स में सेव करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वैल टाइप का वेरिएबल बनाया है, इसमें लेट्स सपोज मैंने 15 सेव कर दी है वैल्यू, और इसके एड्रेस को, अब मैं वैल के एड्रेस को हासिल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास C++ में कौन सा ऑपरेटर अवेलेबल है, वो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एम्परसेंड का साइन यूज़ होता है, इसे कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, या एड्रेसिंग ऑपरेटर भी कहते हैं इसे। तो इसकी मदद से मैं किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हासिल कर सकता हूँ, और उसको डिस्प्ले करना चाहूँ तो डिस्प्ले भी कर सकता हूँ, और अगर मैं किसी पॉइंटर वेरिएबल में सेव करना चाहूँ तो उसको भी कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल के इफ़ आई जस्ट वांट टू सी द आउटपुट हेयर, अगर मैं वैल को डिस्प्ले करूँगा तो जाहिर है उसके कंटेंट्स डिस्प्ले होंगे, तो इस केस में 15 स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। और अगर मैं एड्रेस ऑफ वैल को लेट्स सपोज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता हूँ, तो यहाँ पे अब वैल का एड्रेस डिस्प्ले होगा। वो एड्रेस कुछ भी हो सकता है, आपकी स्क्रीन पे हेक्साडेसिमल डिजिट्स की फॉर्म में वो डिस्प्ले होगा। हम अपनी आसानी के लिए, डिस्कशन के लिए अज्यूम कर लेंगे कि उसका वैल जहाँ पे भी मेमोरी के अंदर बना है उसका कोई ना कोई एड्रेस है, और लेट्स सपोज के वो एड्रेस है 2350, तो 2350 या उसका जो एक्चुअल एड्रेस है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। एंड दिस विल वेरी ऑब्वियसली फ्रॉम वन एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम टू अनदर, क्योंकि एक बार जब प्रोग्राम चलाया तो वेरिएबल मेमोरी में कहीं और बना है, और अगली बार जब चलेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली वो किसी और मेमोरी लोकेशन के ऊपर क्रिएट किया जाएगा। तो इसको अगर चला के देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहली लाइन के नतीजे में आपको 15 डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देना चाहिए, और दूसरी लाइन के नतीजे में आपको एड्रेस उसका डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देना चाहिए, और वैसे ही हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि इस वैल का एड्रेस अपने पास किसी वेरिएबल में सेव करूँ, और वो वेरिएबल अब किस टाइप का होगा, वो पॉइंटर टाइप का होगा ऑब्वियसली। तो एड्रेस ऑफ वैल को मैं स्टोर करना चाहता हूँ किसी वेरिएबल में, तो फॉर दैट आई विल नीड अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। जब भी आप किसी वेरिएबल का एड्रेस किसी पॉइंटर वेरिएबल में सेव करते हैं तो आपको उसी टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर का एड्रेस सेव कर रहे हैं तो पॉइंटर टू इंटीजर बनेगा, अगर डबल का एड्रेस सेव कर रहे हैं तो पॉइंटर टू डबल बनेगा, कैरेक्टर का एड्रेस सेव कर रहे हैं तो पॉइंटर टू कैरेक्टर क्रिएट करना ज़रूरी होगा। और यू शुड नो बेस्ड ऑन योर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स नॉलेज के पॉइंटर का साइज़ रिगार्डलेस ऑफ द साइज़ ऑफ द वेरिएबल, चाहे वो इंटीजर है, डबल है, कैरेक्टर है, बूल है, या किसी और टाइप का वेरिएबल है, तो पॉइंटर का साइज़ हमेशा 4 बाइट ही होगा। एक 32 बिट मशीन के ऊपर वो हमेशा 32 बिट ही होगा, यानी कि 4 बाइट्स ही होगा। तो इट डजंट मैटर कि पॉइंटर किस टाइप का है, पॉइंटर इंटीजर का है तब भी उसका साइज़ 4 बाइट है, पॉइंटर डबल का है तब भी 4 बाइट है, और पॉइंटर अगर बूल टाइप का है तो तब भी उसका साइज़ 4 बाइट का ही होगा। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस वेरिएबल वैल का एड्रेस गेट करके उसको PTR में स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं PTR की मदद से भी वही एड्रेस डिस्प्ले कर सकता हूँ। कि PTR के कॉन्टेंट्स क्या होंगे, PTR के अंदर क्या पड़ा होगा, वो दरअसल वैल का एड्रेस ही पड़ा होगा। तो वो वंस मैंने उसे पॉइंट कर दिया तो मैं इसको वैल के एड्रेस को PTR की मदद से भी ऑब्वियसली एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट के अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे जो सेकंड और थर्ड लाइन है वो सेम है, क्योंकि वो सेम वेरिएबल का एड्रेस चाहे पॉइंटर में स्टोर करके डिस्प्ले कर लें चाहे वैसे डिस्प्ले कर लें, वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। नाउ वंस द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल हैज़ बीन स्टोर्ड इनटू अ पॉइंटर वेरिएबल, अब मैं उस एड्रेस की मदद से, इस पॉइंटर की मदद से उसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे दूसरा ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, और वो ऑपरेटर कौन सा है,
वो है स्टैटिक, जिसको कहते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर या फिर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ये तकरीबन इस ऑपरेटर के रिवर्स काम करता है, उल्ट काम करता है कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ किया जाता है किसी भी वेरिएबल का एड्रेस हासिल करने के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, जैसा कि मैंने इस लाइन में भी इस्तेमाल किया। और ये जो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है, इसके लिए स्टैटिक का सिंबल यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है टू गेट फ्रॉम द पॉइंटर टू द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर्ड एट दैट पर्टिकुलर एड्रेस। अब अगर मैं यहाँ पे पीटीआर को डिस्प्ले कर रहा हूँ तो पीटीआर की कंटेंट्स तो एक एड्रेस है, तो एड्रेस डिस्प्ले होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ वो एड्रेस जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट्स डिस्प्ले हों, तो मुझे पीटीआर को डी रेफरेंस करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, उसका इस्तेमाल भी एक बार देख लेते हैं। ऑल ऑफ यू शुड बी फेमिलियर विद इट। तो यहाँ पे अगर मैं ये ऊपर वाली दोनों लाइनें कमेंट कर दूँ तो यहाँ पे अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहली लाइन में मैं पीटीआर को डिस्प्ले कर रहा हूँ तो पीटीआर के कंटेंट्स डिस्प्ले होंगे, और नीचे मैं उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूँ डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर की मदद से, तो यहाँ पे वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे वो 15 डिस्प्ले होगा, और जो पहली लाइन है यहाँ पे वो एड्रेस डिस्प्ले होगा, जो भी एड्रेस वैल का स्टोर हुआ है। तो चलाते हैं, जैसे यू कैन ऑब्जर्व पहली लाइन की आउटपुट में आपके पास पॉइंटर के कंटेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं जो कि एड्रेस है वैल का, और दूसरी लाइन में जब मैंने उसे डी रेफरेंस कर लिया है तो उस जगह की वैल्यू डिस्प्ले की जा रही है जो कि 15 है, मैंने ऊपर स्टोर किया हुआ। इसको अगर विजुलाइज करके देखें, यहाँ पे हमने जो दो वेरिएबल बनाए हैं मेमोरी फिगर, इसकी अगर देखें तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी कि वे वैल वेरिएबल बनाया 15, उसके अंदर स्टोर किया, इसका एड्रेस इसके नीचे है। टिपिकली जब भी हम मेमोरी फिगर ड्रॉ करते हैं तो बॉक्स के अंदर उसके कंटेंट्स लिखते हैं, बॉक्स के ऊपर उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, नीचे उसका एड्रेस लिखते हैं। यानी कि ये वैल एक इंटीजर वेरिएबल है, तो इसके लिए 4 बाइट्स जो एलोकेटेड हैं वो 2370 से स्टार्ट हो रही है। 2370, 71, 72 एंड 73 आर द 4 बाइट्स। लेकिन जब भी वेरिएबल का नाम लेंगे या उसके एड्रेस की बात करेंगे तो वी टॉक अबाउट द एड्रेस ऑफ द वेरी फर्स्ट बाइट। सिमिलरली अब मैंने उसका एड्रेस यहाँ पे इस स्टेटमेंट के थ्रू उसका एड्रेस गेट किया, वैल का एड्रेस गेट किया, वैल का एड्रेस क्या है 2370, और उसको स्टोर कर दिया इनटू अनदर पॉइंटर वेरिएबल 2370। उसको विजुअली हमने इस तरह एरो की शक्ल में दिखा दिया, जिस टिपिकली पॉइंटर्स को विजुलाइज करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं जब एक्सेस करूँगा अपने कोड के अंदर पीटीआर को, तो पीटीआर क्या है, ये वाला पॉइंटर है, तो पीटीआर के कॉन्टेंट्स को अगर मैं डिस्प्ले करूँगा तो 2370 डिस्प्ले होगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे 2370 डिस्प्ले होगा। और अगर मैं पीटीआर को डी रेफरेंस करूँगा तो वो क्या करेगा, पीटीआर को पकड़ेगा 2370, उसकी लोकेशन पे जाएगा, यानी कि लोकेशन नंबर, मेमोरी लोकेशन नंबर 2370 पे जाएगा, और वहाँ पे पड़ी हुई वैल्यू को उठा के 15 जो कि उसे मिलेगी उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ तो नोट करने वाली है कि यहाँ पे ये जो वैल है और ये जो पॉइंटर है ये दोनों स्टैक पे बने हुए हैं, यानी कि मेमोरी के उस पोर्शन में बने हुए हैं जहाँ पे वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। आपको पता होगा पीएफ के नॉलेज की बेस के ऊपर कि नॉर्मल जितने भी वेरिएबल्स आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करते हैं वो स्टैक के ऊपर बनते हैं, चाहे वो इंटीजर टाइप का ये वैल वेरिएबल है, चाहे ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये सारे स्टैक के ऊपर क्रिएट किए जा रहे हैं। अभी शॉर्टली हम बात करेंगे कि स्टैक के अलावा कौन सी जगह है जहाँ पे हम मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, उसे हीप कहते हैं। तो हीप के ऊपर मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं, विल वेरी शॉर्टली टॉक अबाउट दैट। तो अगर यहाँ पे अगर मैं एरे क्रिएट करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने लेट्स सपोज एक एरे 1 के नाम से क्रिएट करनी है ऑफ साइज़ 10 इंटीजर्स की एरे, यानी कि इसके लिए 10 × 4 40 बाइट्स दरकार होंगी मेमोरी के अंदर, तो 40 बाइट्स कंडक्टिवली एलोकेट होंगी, और वंस अगेन ये एरे भी कहाँ बन रही होगी, स्टैक के ऊपर ही बन रही होगी। तो नॉर्मल ऑल वेरिएबल्स जो भी आप बनाते हैं वो स्टैक के ऊपर बनते हैं। लेकिन अगर मुझे प्रोग्राम के अंदर एरे का साइज़ मालूम नहीं है, तो एरे का साइज़ मुझे किसी वेरिएबल के अंदर आ रहा है, यूज़र से आ रहा है, या मैं कोई फाइल रीड कर रहा हूँ उससे मुझे बस साइज़ पता चल रहा है। लेट्स सपोज वेरिएबल n एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इंटीजर टाइप का, और मैं यूज़र को प्रॉम्प्ट करता हूँ एंटर साइज़ ऑफ एरे, और उसको मैं सेव कर लेता हूँ वेरिएबल n के अंदर। तो उसके बाद अगर मैं कोई एरे क्रिएट करना चाहूँ और साइज़ n, तो कंपाइलर मुझे नहीं करने देगा, बिकॉज द कंपाइलर C++ लैंग्वेज रिक्वायर्स दैट द साइज़ ऑफ द एरे डिक्लेयर्ड एज सच मस्ट बी कॉन्स्टेंट। तो मैं वेरिएबल साइज़ की एरेज नहीं क्रिएट कर सकता स्टैक के ऊपर। स्टैक के ऊपर जो भी चीज़ें आपने क्रिएट करनी है, वेरिएबल्स हैं या वो एरेज हैं, उनका साइज़ कंपाइल टाइम पे पता होना चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू कंपाइल टाइम पे नहीं पता, ये तो रन टाइम पे पता चल रही है। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आपको मालूम होगा जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा कि वो क्या है, और वो वेरी भी कर सकती है, और मोस्ट प्रॉब्ली वेरी करेगी फ्रॉम वन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर। पहली बार प्रोग्राम रन हुआ तो यूज़र ने यहाँ पे 10 एंटर कर दिया, अगली बार प्रोग्राम रन हुआ तो यूज़र ने यहाँ पे 50 एंटर कर दिया, लेट्स सपोज। तो हर बार अगर साइज़ चेंज हो रहा है और साइज़ आपको कंपाइल टाइम पे नहीं मालूम, तो आपको हीप के ऊपर मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इन शॉर्ट जिसे DMA कहते हैं, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो इस तरह एरे सिर्फ कांस्टेंट साइज़ की बन सकती हैं, चाहे वो इस तरह लिटरल कांस्टेंट वैल्यू आप यूज़ कर लें या आप एक नेम्ड कांस्टेंट यूज़ कर लें। यहाँ पे लेट्स सपोज कैपिटल एन मैं बना लेता हूँ ऑफ साइज़ 20 और यहाँ पे कैपिटल एन भेज देते हैं। तो इवन दिस इज़ फाइन बट नॉट दिस, ये नहीं चलेगा क्योंकि एरे का साइज़ कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल साइज़ की एरे आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू एलोकेट करनी पड़ेगी और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए आपको पॉइंटर्स का मालूम होना ज़रूरी है। C++ में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पॉइंटर्स के बगैर करना मुमकिन नहीं है। सो क्या सिंटेक्स होता है अगर मैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करना चाहूँ? तो मेमोरी एलोकेशन के लिए दो ऑपरेटर्स आपके पास अवेलेबल हैं। न्यू इज़ यूज्ड टू एलोकेट फॉर एलोकेशन ऑफ मेमोरी और डिलीट का ऑपरेटर यूज़ होता है फॉर डी एलोकेशन ऑफ एक्वायर्ड मेमोरी। तो मेमोरी आपने एलोकेट किया न्यू के थ्रू, उसको आपने इवेंचुअली डिलीट के थ्रू डी एलोकेट भी करना होता है। पहले न्यू की बात करते हैं, फिर जब टुवर्ड्स द एंड बात करेंगे कि डिलीट करना क्यों ज़रूरी है और उसका सिंटेक्स वगैरह क्या है। सो न्यू के थ्रू जब आप कोई भी वेरिएबल एलोकेट करते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, उसका तरीक़ेकार क्या होगा। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं P1 एंड नॉर्मली इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आपने पॉइंटर अभी बनाया है, डिफ़ाइन किया है और आपने अभी इसको यूज़ नहीं किया या किसी जगह पॉइंट नहीं किया तो इसके अंदर एड्रेस 0 सेव कर दें, इसको नल पॉइंटर बना दें बजाय इसके कि इसको अनइनिशियलाइज छोड़ दें, इसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू चली जाए। तो उसको करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, इक्वल टू नल भी कर सकते हैं, नल रिटर्न इन कैपिटल लेटर्स। और मॉडर्न कंपाइलर्स में या मॉडर्न जो वर्जन है C++ का, उसके अंदर आप नल PTR का कीवर्ड भी इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट अस यूज़ दैट। तो तीनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर लें, P1 के अंदर 0 चला जाएगा, चाहे वो एक्सप्लिसिटली 0 सेव कर दें, चाहे कैपिटल में नल लिखते हैं, चाहे इस तरह नल PTR लिखते हैं। तो इस तरह हमने P1 को इनिशियलाइज़ कर दिया, पॉइंटर बनाया उसको इनिशियलाइज़ कर दिया। ये पॉइंटर कहाँ बना है? वंस अगेन ये पॉइंटर भी अभी स्टैक के ऊपर ही बना हुआ है, क्योंकि न्यू के थ्रू ही हम हीप के ऊपर मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो अभी मैंने न्यू का इस्तेमाल नहीं किया प्रोग्राम के अंदर, सो ये पॉइंटर भी अभी फ़िलहाल स्टैक के ऊपर ही बना है। अब मैंने मेमोरी एलोकेट करनी है। मेमोरी कैसे एलोकेट करेंगे, उसका सिंटेक्स क्या है? मैं करूँगा न्यू इंट, कंपाइलर को मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक नया इंटीजर कहाँ एलोकेट करो, हीप पे। अगर स्टैक पे एलोकेट करना था उसका तरीका तो हम ये देख चुके हैं, इस तरह एलोकेट होगा। लेकिन अगर हीप पे एलोकेट करना है तो उसका सिंटेक्स क्या है? आप लिखेंगे न्यू, द कीवर्ड न्यू और साथ में स्पेस देके उस डेटा टाइप का नाम जिस टाइप का वेरिएबल एलोकेट करना चाहते हैं। तो न्यू इंट के थ्रू आपने कंपाइलर को रिक्वेस्ट किया और कंपाइलर ने एक इंटीजर जितनी मेमोरी हीप के ऊपर एलोकेट करके आपको ला के दिया उसका एड्रेस। तो ये स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, दिस स्टेटमेंट विल एलोकेट एन इंटीजर ऑन द हीप एंड विल रिटर्न यू इट्स एड्रेस। अब उस एड्रेस को आपने कहीं सेव करना है, उसी के लिए मैंने यहाँ पे P1 बनाया था। आई विल सिंपली राइट P1 इज इक्वल टू न्यू इंट। देखिए असाइनमेंट स्टेटमेंट के राइट हैंड साइड पे मैं मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ और उसको स्टोर करवा रहा हूँ फिर P1 के अंदर। यू कुड डू इट इन अ सिंगल लाइन एज वेल, यानी डिक्लेयर भी डिफाइन भी आप यहीं पे कर लें, ये स्टेटमेंट खत्म कर देते हैं। तो एक लाइन के अंदर आप ये काम कर सकते हैं। वेरिएबल भी डिफाइन कर रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल P1 और उसके थ्रू मेमोरी भी एलोकेट करके उसका एड्रेस भी उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। सो अगर इस स्टेटमेंट को विजुलाइज करने की कोशिश करें, इसकी विजुलाइजेशन अब क्या बनेगी, तो वो होगी कुछ ऐसी। अब मैंने यहाँ पे इस मेमोरी फिगर को दो हिस्सों में ये वर्टिकल लाइन डॉट लाइन लगा के डिवाइड कर लिया लॉजिकली। तो इसके इस तरफ स्टैक है और इसके राइट साइड पे हीप है। सो हीप के ऊपर मैंने एक नई इंटीजर जितनी मेमोरी एलोकेट की। तो कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइलर ने 4 बाइट के लिए मेमोरी एलोकेट करके उसका एड्रेस जो कि मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ 5600 वो मुझे ला दिया। और वो 5600 मैंने इस असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू मैंने P1 में जो कि एक पॉइंटर बना हुआ है, और पॉइंटर कहाँ बना हुआ है? स्टैक के ऊपर। तो स्टैक के ऊपर बने हुए पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दिया। तो दिस इज द सिचुएशन नाउ। इसके अंदर 5600 पड़ा हुआ है और इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के ऊपर अगर आप गौर करें तो इसका कोई नाम नहीं है। इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा, जैसा इसके ऊपर P1 लिखा हुआ है, ये स्टैक के ऊपर बना हुआ है। हीप के ऊपर जो भी मेमोरी एलोकेट होती है उसका कोई नाम नहीं होता। हीप के ऊपर जो भी वेरिएबल या एरेज आप एलोकेट करेंगे उनका कोई नाम नहीं होगा, उनका सिर्फ एड्रेस होता है। तो इसलिए उसका नाम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपके प्रोग्राम के अंदर भी उसका कोई नाम नहीं है। उसको आप रेफर सिर्फ और सिर्फ P1 के थ्रू ही कर सकते हैं। तो अब P1 के थ्रू मैं इस जगह पे कुछ स्टोर करवाना चाहता हूँ, उसका तरीकेकार क्या होगा? मैं उसी तरह से डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज़ करूँगा और अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 23 स्टोर करना चाहता हूँ, वो मैं यहाँ पे स्टोर कर दूँगा। तो स्टैटिक P1 इज इक्वल टू 23 का क्या मतलब होगा? P1 जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वहाँ पे जाओ और यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर 23 स्टोर कर दो, या कोई और वैल्यू जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं। यूज़र से लेके भी स्टोर कर सकते हैं। तो आई कुड स्टोर इट लाइक दिस एज वेल। तो यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो वहाँ पे जाके इस बॉक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। एंड लेटर ऑन इफ़ यू वांट टू सी द वैल्यू स्टोर्ड एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, उसके लिए भी मैं डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं करता हूँ स्टैटिक P1, इसको P1 को भी डिस्प्ले करते हैं और साथ ही उसको डीरेफरेंस करके भी एक लाइन में डिस्प्ले करते हैं।
तो यहाँ पे P1 के कंटेंट्स डिस्प्ले होंगे, यानी कि एज पर दिस विजुअलाइजेशन 5600 डिस्प्ले होगा। एक्चुअली आउटपुट में 5600 नहीं आएगा, एक वही हेक्साडेसिमल में डिस्प्ले होता हुआ एड्रेस दिखाई देगा, और स्टैटिक P1 जो कि वैल्यू स्टोर की है मैंने वहाँ पे, वो 23 को डिस्प्ले कर रहा होगा। इसको चला के, ये हमारी पिछली स्टेटमेंट अभी लिखी हुई थी, यहाँ पे कोई भी साइज दे दें, तो ये उसकी आउटपुट आ रही है। अभी जो हमने लाइन लिखी है, ये एड्रेस डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि उस पॉइंटर के P1 के कंटेंट्स को डिस्प्ले कर रहा है, और आगे वही 23 डिस्प्ले हो रहा है। लेट्स कमेंट दिस आउट एज वेल। So this is how you allocate a single variable on the heap. Dynamic memory allocation of a single variable ऐसे होगी। यहाँ पे टाइप कुछ भी हो सकती है, हमने हिंट देखी है, डबल करना है तो यहाँ पे डबल लिख देंगे, पॉइंटर की टाइप भी डबल हो जाएगी। करैक्टर करना है तो यहाँ पे करैक्टर लिख देंगे, यहाँ पे पॉइंटर की टाइप भी पॉइंटर टू करैक्टर हो जाएगी। और उसको पढ़ते कैसे हैं, इसको वेरिएबल के नाम से बैकवर्ड्स पढ़ते हैं हमेशा पॉइंटर को। तो P1 इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। सिमिलरली किसी और टाइप का पॉइंटर है, इसको भी इसी वे में पढ़ा जाएगा। नाउ फाइनली व्हेन आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता है, तो तब क्या होगा, स्टैक पे एलोकेटेड जितने भी वेरिएबल होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन हीप के ऊपर जो मेमोरी आपने एलोकेट की है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय नहीं होगी। सो कोई भी फंक्शन है जिसके अंदर लेट्स सपोज आप ये काम कर रहे हैं, ये मेमोरी एलोकेट आपने किसी फंक्शन के अंदर की है, तो जब वो फंक्शन टर्मिनेट होगा तो P1 तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि P1 बना हुआ है स्टैक पे। बट व्हाट अबाउट दिस मेमोरी, ये हीप के ऊपर आपने रिक्वेस्ट करके एलोकेट की है, ये खुद ही से डिस्ट्रॉय नहीं होगी। तो अगर P1 डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इवन यहाँ आने का भी कोई रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि अगर P1 डिस्ट्रॉय हो गया तो दिस मेमोरी हैज़ नो एक्सेस वे टू इट, इस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि इसका नाम है नहीं कोई, और दूसरा इसका एड्रेस सिर्फ और सिर्फ P1 में। सो अगर P1 डिस्ट्रॉय हो जाता है तो यू कैन नॉट इवन कम बैक टू दिस मेमोरी लोकेशन टू एक्सेस इट और टू मॉडिफाई इट और टू डी एलोकेट इट। सो हम चाहते हैं कि इसको प्रॉपर्ली डी एलोकेट करें। अगर मैं डी एलोकेट नहीं करूँगा, इसी तरह अपने कोड को छोड़ दूँगा, तो यहाँ पे मेरे कोड के अंदर एक एरर आ गई है। देखिए कंपाइल टाइम एरर नहीं है, बल्कि ये रन टाइम एरर है कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर कोई मेमोरी एलोकेट की है और आप उसे प्रॉपर्ली डी एलोकेट नहीं कर पाए विद इन टाइम। सो दिस प्रॉब्लम, अगर आपको याद हो, दिस प्रॉब्लम व्हेन द पॉइंटर इज डिस्ट्रॉयड बट द मेमोरी रिमेन्स एलोकेटेड इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी लीक। यहाँ पे अगर उनको दोनों प्रॉब्लम्स को एक एक करके हम लिख लें तो दिस इज कॉल्ड मेमोरी लीक, या इसे गार्बेज का प्रॉब्लम कहते हैं कि आपका प्रोग्राम गार्बेज जनरेट कर रहा है, मेमोरी एलोकेट कर रहा है लेकिन उसे प्रॉपर्ली डी एलोकेट नहीं कर रहा। डी एलोकेशन का सिंटेक्स क्या है, क्विकली इसको भी रिकैप कर लेते हैं कि एट द एंड व्हेन यू हैव यूज्ड दैट मेमोरी जो कि आपने एलोकेट की है, तो यू सिंपली राइट डिलीट P1। अच्छा, डिलीट P1 के नतीजे में क्या होगा, P1 नहीं डिस्ट्रॉय होगा, P1 तो स्टैक पे बना हुआ है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर भी नहीं सकते। तो डिलीट P1 का मतलब ये है कि P1 के अंदर जिस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पड़ा हुआ है, किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस पड़ा हुआ है जो कि हीप के ऊपर एलोकेटेड है, तो उस मेमोरी लोकेशन को जाके, उस वेरिएबल को जाके जो हीप के ऊपर बना हुआ है उसको जाके डी एलोकेट करो। सो डिलीट P1 स्टेटमेंट विल हैव दिस इफेक्ट, ये वाला वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो मेमोरी आपने हीप के ऊपर एलोकेट की थी वो अपने प्रॉपर्ली सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस रिटर्न कर दी। वो 4 बाइट आप किसी और मकसद के लिए यूज़ कर सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यहीं पे अगर आप गौर करें इस मेमोरी फिगर के ऊपर, तो आपको पॉइंटर्स का दूसरा मेजर प्रॉब्लम भी यहीं पे इलिस्ट्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब P1 क्या बन गया है, अब P1 के अंदर एक ऐसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस करंटली पड़ा हुआ है इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद, इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद अब P1 के अंदर ऐसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस पड़ा हुआ है जो कि डी एलोकेट हो चुकी है, जो कि आपके प्रोग्राम के पास नहीं है। तो नाउ P1 हैज़ बिकम अ डैंगलिंग पॉइंटर। तो ये पॉइंटर्स के वो दो, जब भी आप डायनामिक मेमोरी लोकेशन यूज़ कर रहे हैं, पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं अपने कोड के अंदर, न्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी हीप पर एलोकेट कर रहे हैं, तो इन दो प्रॉब्लम्स को आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके कोड में ये दोनों प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए। इन दोनों को आपने कोशिश करनी है कि अवॉइड करें अपने कोड के अंदर, और इंश्योर करना है कि अवॉइड करें, सिर्फ कोशिश नहीं करनी, इंश्योर भी करना। सो पहली चीज़ हमने डिस्कस की मेमोरी लीक की, कि अगर हम मेमोरी डी एलोकेट नहीं करते, ये काम नहीं कर रहे थे, तो मेमोरी लीक जनरेट हो रही है। अगर हम डिलीट कर देते हैं तो P1 हैज़ नाउ बिकम अ डैंगलिंग पॉइंटर। यू माइट से कि P1 तो स्टैक पे बना हुआ है, इसमें अभी थोड़ी देर में डिस्ट्रॉय हो जाना है, तो वी शुडंट वरी टू मच अबाउट इट। लेकिन हमारे इस प्रोग्राम में अभी प्रोग्राम खत्म हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि किसी और बड़े प्रोग्राम के अंदर आप डिलीट P1 करने के बाद भी प्रोग्राम के अंदर काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर टू मेक P1 वंस अगेन अ नल पॉइंटर, इक्वल टू 0 कर दें, इक्वल टू नल कर दें, या बेहतर है नल PTR कर दें। जब भी आप किसी पॉइंटर को इस तरह से डी एलोकेट, मेमोरी को डी एलोकेट कर रहे हो पॉइंटर के थ्रू, तो मेक श्योर दैट इन द वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट यू मेक इट अ नल पॉइंटर। नल पॉइंटर बनाने से क्या होगा, नल पॉइंटर बनाने से इसके अंदर अब मेमोरी लोकेशन का एड्रेस नंबर 0 चला जाएगा, मतलब दिस विल नो लॉन्गर बी पॉइंटिंग टू
अ वैलिड मेमोरी लोकेशन, क्योंकि 0 किसी भी मेमोरी लोकेशन का वैलिड एड्रेस नहीं है। तो नाउ P1 इज़ नो लॉन्गर अ डैंगलिंग पॉइंटर। प्रीवियसली इट वॉज पॉइंटिंग हेयर, जब उसके अंदर 5600 पड़ा हुआ था आफ्टर डी एलोकेशन ऑफ दिस मेमोरी, तो नाउ इट इज़ नो लॉन्गर अ डैंगलिंग पॉइंटर। सो मेमोरी लीक और डैंगलिंग पॉइंटर दोनों हमने इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर लिए। एलोकेशन का सिंटेक्स भी डिस्कस कर लिया, हीप के ऊपर कैसे एक वेरिएबल एलोकेट करना है और उसको इवेंचुअली डी एलोकेट कैसे करना है। अब अगर आपको किसी और टाइप का वेरिएबल एलोकेट करना हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये चेंज करनी है, इंट, और यहाँ पे इंट की जगह वही कॉरस्पॉन्डिंग डेटा टाइप आ जाएगी। अब अगर बात करें एरे की, कि एरे अगर आपने डायनामिकली एलोकेट करनी है, सिंगल वेरिएबल नहीं बल्कि एक एरे एलोकेट करनी है, तो उसका सिंटेक्स क्या होगा। तो एरे एलोकेट करने के लिए लेट्स सपोज आपके पास एक पॉइंटर है, इसके थ्रू मैं एक एरे एलोकेट करना चाहता हूँ, और एरे में एलोकेट करना चाहता हूँ अब यूज़र गिवन साइज़ की, यानी कि यूज़र से मैं साइज़ जिस तरह मैं ऊपर यहाँ पे पूछ रहा था वो लेना चाहता हूँ, और उसके मुताबिक यूज़र गिवन साइज़ की एरे एलोकेट करवाना चाहता हूँ। तो वो मुझे ज़ाहिर है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू करनी पड़ेगी। इस तरह से, जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया, इस तरह से वो एरे एलोकेट नहीं होगी, क्योंकि n इज़ नॉट अ कांस्टेंट। तो अब सिंटेक्स क्या होगा, न्यू इंट, ये तो हम ऊपर देख चुके, एक वेरिएबल इस तरह से एलोकेट होता है। लेकिन अगर मैंने मल्टीपल वेरिएबल्स एलोकेट करने हैं, उनकी एरे एलोकेट करनी है, तो अब मैं इंट के बाद, डेटा टाइप के बाद और सेमीकोलन से पहले स्क्वायर ब्रैकेट्स में एरे का साइज़ भी मेंशन कर दूंगा। एंड इंपॉर्टेंट इज़ हेयर कि एरे का साइज़ कांस्टेंट स्टिल हो सकता है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली अब वेरिएबल भी हो सकता है। एन की वैल्यू आपने यूज़र से ली और वो एन की वैल्यू यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, जो कि कंपाइल टाइम पे आपको नहीं मालूम, रन टाइम पे पता चलेगी। तो रन टाइम पे अगर यूज़र से साइज़ लेके फाइल से साइज़ उठा के अगर आपने मेमोरी एलोकेट करनी है, एरे एलोकेट करनी है, तो उसके लिए ये सिंटेक्स है आपके पास। और उसके बाद इस एरे को आपने यूज़ कैसे करना है, वो बिल्कुल वैसे यूज़ करना है जिस तरह आप पहले किसी नॉर्मल एरे को स्टैटिकली एलोकेटेड, स्टैक पे एलोकेटेड एरे को यूज़ करते रहे। और यहाँ पे भी क्या होगा, ये एरे n इंटीजर्स की, लेट्स सपोज n इज़ 10, तो 10 × 4 40 बाइट्स की एरे हीप के ऊपर एलोकेट होगी, और हीप के ऊपर से इसका बेस एड्रेस आपके पास ARR पॉइंटर के अंदर आ जाएगा, और ये पॉइंटर इटसेल्फ स्टैक के ऊपर ही बना होगा। तो इस्तेमाल करने के लिए आपको ज़ाहिर है एक लूप लगाना पड़ेगा। आपने लेट्स सपोज यूज़र से इसके अंदर वैल्यूज़ इनपुट करवानी है 1 बाय 1, तो आप यहाँ पे यूज़र को प्रॉम्प्ट करेंगे। प्रॉम्प्ट बेशक ज़्यादा प्रॉम्प्ट करना है वो भी कर सकते हैं, और इकट्ठी एक बार प्रॉम्प्ट करके एक ही प्रॉम्प्ट लाइन से इनपुट लेनी है, तो वो भी किया जा सकता है इस तरह से। उसके बाद अगर आपने उसको डिस्प्ले करवाना है, यूज़र ने जो वैल्यूज़ एंटर की हैं उनको एक एक करके स्पेस से सेपरेट करके, टैब से सेपरेट करके आपने स्क्रीन पे शो करना है। इस तरह से कर सकते हैं। तो चला के देखते हैं। साइज ऑफ द एरे पूछ रहा है, लेट्स एंटर स्मॉल वैल्यू 4, लेट्स सपोज वैल्यूज़ पूछ रहा है 10 20 30 40 एंटर कर देते हैं। तो वही वैल्यूज़ उसने एरे में स्टोर कर ली एक एक करके 4 वैल्यूज़, और उनको फिर डिस्प्ले भी करके देख रहे हैं कि प्रॉपर्ली स्टोर हो गई। तो एरेज़ की एलोकेशन इस तरह से होगी। अब किसी भी टाइप की एरे है वो आप इसी तरह से इसी सिंटेक्स के थ्रू बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इंट की जगह वो टाइप आ जाएगी, और यहाँ पे भी इंट की जगह वो टाइप आ जाएगी जिस टाइप की आप एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ये उसकी इनपुट लेने का तरीकेकार हो गया, ये उसके आउटपुट का तरीकेकार हो गया। कोई प्रोसेसिंग करनी है उस एरे के ऊपर, सम करना है, एवरेज करना है, लार्जेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, कुछ भी प्रोसेसिंग करनी है वो भी लूप से थ्रू होती है। ये चीज़ें आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के कोर्स में देख चुके हैं। वंस अगेन एट द एंड देयर विल बी द सेम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम आएगा, ये मेमोरी जो आपने हीप पे एलोकेट की है, इसको अगर आप डी एलोकेट नहीं करेंगे तो योर प्रोग्राम विल बी जनरेटिंग मेमोरी लीक। तो मेमोरी आपने रिजर्व कर ली है, उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे और एक तरह से कब्जा करके उस पर बैठ गए। तो उसको अवॉइड करने का क्या तरीकाकार है कि इवेंचुअली आपको उसको डी एलोकेट करना है। डी एलोकेशन का सिंटेक्स हमने देखा था ये डिलीट P1। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंज आ जाएगी इसके सिंटेक्स में कि आप लिखेंगे डिलीट, पहले तो लिखते थे पॉइंटर का नाम, अब पॉइंटर के नाम और डिलीट के दरमियान, इन दोनों के दरमियान आपने यहाँ पे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर, इसमें कोई साइज़ वगैरह मेंशन नहीं करना, सिर्फ एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर लिख देना है। तो दिस वे एन एरे ऑफ वेरिएबल्स एलोकेटेड ऑन हीप विल बी डिलीटेड। ये सिंटेक्स डिलीट और आगे पॉइंटर का नाम यूज़ किया जाता है सिंगल वेरिएबल को डी एलोकेट करने के लिए, और ये सिंटेक्स यूज़ किया जाएगा एरे को डी एलोकेट करने के लिए। वंस अगेन एरे डी एलोकेट हो जाएगी, लेकिन ARR जो कि पॉइंटर है स्टैक के ऊपर बना हुआ है, इसके अंदर अभी भी वही बेस एड्रेस पड़ा होगा एरे का, यानी कि ARR अब एक डैंगलिंग पॉइंटर बन चुका है। उसको अवॉइड करने के लिए यू विल मेक इट अ नल पॉइंटर। So this is the syntax to allocate an array, one-dimensional array on heap, and this is the syntax to deallocate that allocated array from the heap.
Okay, moving forward, let us discuss these two problems अगेन इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. मेमोरी लीक और डैंगलिंग पॉइंटर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, एक और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इनको डिस्कस करते हैं. तो लेट अस कमेंट दिस आउट. लेट्स सपोज कि आपके पास अपने कोड में आपने इसी तरह से दो पॉइंटर्स के थ्रू हीप के ऊपर दो इंटीजर्स एलोकेट करवा ली. इसको अगर विजुलाइज कर लें तो ये सिचुएशन है इस वक्त. पहली स्टेटमेंट के नतीजे में आपने P1 के अंदर एक नया इंटीजर हीप पे एलोकेट करवाया, उसका एड्रेस P1 में लाके स्टोर कर दिया और P1 और P2 स्टैक पे बने हुए हैं. फिर P2 के साथ भी ऐसे ही किया. सो हीप के ऊपर दो 4-4 बाइट्स के इंटीजर्स एलोकेट हुए और वो उनके एड्रेसेस स्टैक पे बने हुए दो पॉइंटर वेरिएबल्स के अंदर P1 और P2 जिनके नाम है उनके अंदर लाके आपने स्टोर कर दिए. यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसका एड्रेस 3100 है, तो 3100 आ गया P1 में और 7200 आ गया सिमिलरली P2 के अंदर. इन दोनों बॉक्सेस के नाम नहीं है वन सेकेंड, क्योंकि ये हीप के ऊपर एलोकेट हुए हैं, डायनामिकली एलोकेट हुए हैं, तो दे हैव नो नेम्स वाइल दीज हैव नेम्स. P1 का भी नाम है, P2 का भी नाम है और इनके बाय द वे इनके भी एड्रेसेस होंगे. मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है क्योंकि फिलहाल हम अपने कोड के अंदर उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन जाहिर है हर बॉक्स का कोई ना कोई, हर वेरिएबल जो भी एलोकेट हुआ है उसका कोई ना कोई एड्रेस तो होता है. तो इसका भी एड्रेस होगा, इसका भी एड्रेस होगा कोई ना कोई. अच्छा जी, अब मैं इन वेरिएबल्स की मदद से P1 और P2 की मदद से इन दोनों बॉक्सेस के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ. कैसे करवा सकते हैं? क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमें यूज़ करना पड़ेगा डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर. तो स्टैटिक P1 इज इक्वल टू समथिंग लेट्स सपोज 11 और स्टैटिक P2 यानी कि जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पे कोई और वैल्यू स्टोर कर दो, लेट्स सपोज 36. सो P1 जहाँ पॉइंट कर रहा है यहाँ पे आपने स्टोर कर दिया 11 और P2 जहाँ पॉइंट कर रहा है यहाँ पे एक और वैल्यू लेट्स सपोज 36 आपने स्टोर कर दी. अब अगर मैं डिस्प्ले करना चाहूँ तो P1 को डी रेफरेंस करके मैं इस 11 तक पहुँच सकता हूँ, इसको डिस्प्ले करवा सकता हूँ. सिमिलरली P2 को डी रेफरेंस करूँगा तो मुझे 36 मिल जाएगा. नाउ इन योर प्रोग्राम ड्यू टू सम रीज़न आप कहते हैं कि मुझे P1 को मूव करके P2 पे लेके आना है. अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? दिस इज़ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट. असाइनमेंट स्टेटमेंट चलती है राइट टू लेफ्ट. सो P2 के कॉन्टेंट्स कॉपी किए जा रहे हैं P1 के अंदर, जिनके ओवरराइट क्या चीज़ हो रही है? P1. असाइनमेंट स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ होती है, जैसा कि यहाँ पे भी नज़र आ रहा है इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर भी, कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन या वेरिएबल मेंशनड है वो चेंज हो रहा है. तो P1 इक्वल टू P2 के नतीजे में क्या होगा? P2 के कॉन्टेंट्स जो कि एक एड्रेस है 7200 है, वो कॉपी हो जाएंगे इनटू P1. इन अदर वर्ड्स ये 3100 अब ओवरराइट हो रहा है और यहाँ पे आ जाएगा 7200. इन अदर वर्ड्स अगर कोई विजुअली भी यहाँ पे अपडेट करें तो ये पॉइंटर P1 अब इधर नहीं पॉइंट कर रहा, इस बॉक्स को नहीं पॉइंट कर रहा, बल्कि अब ये भी इधर ही पॉइंट कर रहा है. दोनों पॉइंटर सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं. और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं टू जस्ट डिस्प्ले द वैल्यू पॉइंटेड बाय P1 एंड द वैल्यू पॉइंटेड टू बाय P2. इस स्टेटमेंट से पहले अगर डिस्प्ले करेंगे तो वो 11 और 36 को डिस्प्ले करेगा, क्योंकि P1 जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ 11 है और P2 जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ 36 है. जबकि इस स्टेटमेंट के बाद अगर डिस्प्ले करेंगे तो अब चूँकि दोनों ही इधर पॉइंट कर रहे हैं, इसको कोई नहीं पॉइंट कर रहा, तो दोनों की आउटपुट आपको 36 ही दिखाई देगी, जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. 11 36 और नीचे वाली लाइन में 36 और 36 डिस्प्ले हुआ है. सो ऐसा आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पॉइंटर्स की असाइनमेंट आप कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर आप मेमोरी फिगर पे गौर करें तो एक प्रॉब्लम आ गई आपके कोड में. आपके कोड ने एक प्रॉब्लम जनरेट कर दी है. वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पीस ऑफ मेमोरी आपने P1 के थ्रू एलोकेट किया था हीप के ऊपर, इस तक वापस जाने का रास्ता बाकी नहीं बचा. इसका नाम तो कोई है नहीं, उसका एड्रेस ही है और एड्रेस एक ही जगह पड़ा था, कहीं और आपने स्टोर भी नहीं किया था और वो ओवरराइट कर चुके हैं. तो जो प्रोग्राम हैज़ जनरेटेड गार्बेज, मेमोरी लीक एक आपके प्रोग्राम ने जनरेट कर दी है. और इस प्रॉब्लम को हमने कहा था कि हमने अवॉइड करना है. तो अवॉइड कैसे करें इस सिनेरियो में कि P1 को मैंने उठा के इधर लेके जाना है, P2 पे लेके जाना है, P2 जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ लेके जाना है, तो ये वाली मेमोरी लीक हो गई है, गार्बेज बन गई है. तो इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि आप जाने से पहले P1 को इधर मूव करने से पहले जब P1 इधर पॉइंट कर रहा था तब ही इसको डी एलोकेट कर देते हैं. यानी कि जब P1 अभी फ़िलहाल इधर ही पॉइंट कर रहा है, ये स्टेटमेंट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई, इससे पहले हैं आप, तो उससे पहले ही उसको डी एलोकेट भी कर दें. और उसके बाद हमने बात की थी कि उसको नल भी कर दें और उसके बाद उसे जहाँ मर्जी लेके जाते रहें. तो डिलीट P1 के नतीजे में क्या होगा? डिलीट P1 जब आप करेंगे तो क्या होगा? P1 जिस जगह पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी, यानी कि ये पीस ऑफ मेमोरी विल बी डी एलोकेटेड एंड रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद P1 को आप नल कर रहे हैं, इसको ज़ीरो कर दिया, उसके बाद उसे जहाँ मर्जी लेके जाते रहें. उसके बाद आप इसे यहाँ पे ले जाएं या कहीं और ले जाएं, इसके अंदर अब 7200 आ जाएगा. नाउ इट इज़ फाइन, नो मेमोरी लीक और गार्बेज इज़ बीइंग जनरेटेड बाय योर कोड.
ये तो था एक सिनेरियो जिसका हमने प्रॉब्लम भी डिस्कस किया और फिर उसका ये एक सोल्यूशन भी यहाँ पे डिस्कस किया। दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है? आप कहते हैं कि नहीं जी P1 को मैं थोड़ी देर के लिए P2 पे लेके जा रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ पे जाना है, लेकिन मुझे वापस इवेंचुअली यहीं पे आना है। यानी कि इसको आप चाहते हैं कि डीएलोकेट ना करें, ये वाली जो मेमोरी है ये डीएलोकेट ना हो। तो इसको वापस इधर लेके आते हैं। तो ये हमारी इनिशियल सिचुएशन है। तो हम चाहते हैं कि ये मेमोरी डीएलोकेट ना हो, थोड़ी देर के लिए P1 कहीं और जा रहा है, लेकिन फिर इवेंचुअली से यहाँ वापस आना है। तो उसका हल क्या होगा? उसका हल ये होगा कि आप P1 को ले जाने से पहले एक यहाँ पे टेम्परेरी पॉइंटर बना लें P3 के नाम से, और उसमें P1 के कंटेंट्स थोड़ी देर के लिए स्टोर कर दें। तो P3 भी लगता है ऐसा टेम्परेरी पॉइंटर। ये भी कहाँ बन रहा है? वंस अगेन स्टैक के ऊपर बन रहा है। तो आपने इसकी एक और पॉइंटर P3 के नाम से बना लिया और उसके अंदर भी P1 के कंटेंट्स ही कॉपी कर दिए, 3100 ही कॉपी कर दिया, यानी कि ये भी अब इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अब आप कहते हैं कि P1 को जहाँ मर्जी लेके जाना है ले जाएं, ये काम आपने कर लिया। अब P1 को P2 पे ले जाएं। अब अगर मैं P1 को उठा के P2 पे लेके जाता हूँ तो नाउ देयर इज़ नो मेमोरी लीक। मेमोरी लीक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका एड्रेस मैंने एक और जगह, तीसरी जगह स्टोर कर दिया। और जब मुझे वापस आना होगा, यानी कि यहाँ पे मैं चला गया, जो कुछ करना था काम वहाँ से करा है, अब मुझे वापस आना है, तो आई विल सिंपली राइट P1 इज इक्वल टू P3 and P1 will start pointing once again to the original memory location to which it was pointing. तो P1 is equal to P3, सॉरी इसके अंदर अभी 7200 चला गया, इसका एड्रेस बाहर है। तो जब मैं कहूँगा P1 इज इक्वल टू P3, तो P3 के कॉन्टेंट्स वंस अगेन उसमें कॉपी कर दिए जाएंगे, यानी कि 3100 इधर से इधर कॉपी कर दिया जाएगा। एंड दिस पॉइंटर P1 विल वंस अगेन स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन 3100। तो P1 भी इधर ही कर रहा है, P3 भी इधर ही पॉइंट कर रहा है। एंड नाउ यू कैन सी के टू पॉइंटर्स आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन। अब अगर मैं इसको डीएलोकेट करता हूँ तो यू नीड टू रिमेंबर दैट डीएलोकेशन मस्ट बी डन ओनली वंस, बिकॉज दिस मेमोरी वाज एलोकेटेड थ्रू वन न्यू, एक न्यू के थ्रू चीज़ें में ये एलोकेट हुई थी। तो इसको डिलीट करने के लिए भी एक दफ़े डिलीट करना है, दो दफ़ा डिलीट करने की गलती नहीं करनी। सो यहाँ पे आके इवेंचुअली जब आप मेमोरी को डीएलोकेट कर रहे होंगे तो यू विल सिंपली राइट डिलीट P1 या डिलीट P3। P1 इज इक्वल टू नल PTR और P3 को वैसे ही नल PTR कर देंगे डिलीट किए बगैर। सिंस P1 एंड P3 बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन, तो किसी एक की मदद से इसे डीएलोकेट कर देंगे। ये वाली मैं भी P1 के थ्रू मैंने डीएलोकेट कर दी, P1 को नल कर दिया और फिर इवेंचुअली P3 को भी वैसे ही डिलीट किए बगैर नल कर दिया। तो नाउ द मेमोरी हैज़ बीन प्रॉपर्ली डीएलोकेटेड। एक फाइल लोकेट हुई थी और वो एक दफ़ा ही डीएलोकेट हुई है। सिमिलरली P2 की अगर इवेंचुअली आपको डीएलोकेशन करनी है, उसके लिए भी यही सिंटेक्स काम करेगा। तो इवेंचुअली व्हेन यू नो लॉन्गर नीड दिस पीस ऑफ मेमोरी जो आपने हीप को एलोकेट किया है, तो इसको जाके प्रॉपर्ली डीएलोकेट करवाएं और P2 को भी नल कर दें, सो दैट कि डैंगलिंग पॉइंटर भी ना बने आपके कोड के अंदर। तो दैट इज़ हाउ यू अवॉइड अपीयरेंस ऑफ डैंगलिंग पॉइंटर्स और मेमोरी लीक्स इन योर कोड। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, चूँकि इस कोर्स के अंदर काफ़ी सारा काम हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू ही कर रहे होंगे। तो अगर ये वाली चीज़ें मसले क्रिएट कर रही होंगी उस वक्त, तो फिर वो वाले टास्क या असाइनमेंट्स या एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। तो इन मसले मसाइल को अगर जितनी जल्दी समझ लेंगे और जितनी जल्दी इनको अवॉइड करना सीख लेंगे कि जी डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, मेमोरी लीक क्या होती है, इसको अवॉइड कैसे करना है, कोड अच्छा कैसे लिखना है इनको अवॉइड करते हुए, तो जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना इवेंचुअली आपके लिए बेहतर होगा। So through this example we have again recapped these basic concepts डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के और फिर मेमोरी लीक और डैंगलिंग पॉइंटर्स अवॉइड करने के। इनकी पॉइंटर्स और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैंने लेक्चर 1 में भी कहा था कि जो पीएफ के रेलिवेंट लेक्चर्स हैं उनको भी एक बार वहाँ पे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इससे भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस्ड हैं, तो उनको व्यू कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए। तो पीएफ के जो रेलिवेंट वीडियो लेक्चर्स हैं आपके पास लिंक्स हैं अवेलेबल तमाम लेक्चर्स के, तो उनको ज़रूर व्यू कर लीजिए। ओके, सो हमने डिस्कस किया है कि 1D अरे कैसे डायनामिकली एलोकेट हो सकती है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट 2D अरेज। अगर 2 डायमेंशनल अरे आपने एलोकेट करनी है, उसके लिए क्या सिंटेक्स है, क्या मेथड है।
आपने अगर एक 2D एरे क्रिएट करनी है जिसकी डायमेंशंस कंपाइल टाइम पे आपको मालूम है, तो यू कैन सिंपली डू इट। दिस एलोकेट्स अ 1D एरे और दिस एलोकेट्स अ 2D एरे। ये आपने सिंटैक्स पीएफ के कोर्स में वंस अगेन देखा होगा। ऑल ऑफ यू शुड बी फेमिलियर। 2D एरे 3 रोज़ और 5 कॉलम्स पे मुश्तमिल 3/5 की एक 2D एरे एलोकेट हो जाएगी। टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे? 3 × 5 15 इंटीजर्स हैं और हर इंटीजर चूँकि 4 बाइट ले रहा है तो 15 × 4 60 बाइट्स की टोटल इसकी मेमोरी कंजम्पशन होगी। बट वंस अगेन इसमें लिमिटेशन वही है कि साइज़ मस्ट बी कांस्टेंट। नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स जो आप स्पेसिफाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो वेरिएबल है, लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं रोज़ और कॉलम्स के लिए, और आप यूज़र से इनपुट लेके इसके अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं कि यूज़र रोज़ स्पेसिफाई करे, नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई करे, और वो आप फिर इस तरह से एरे एलोकेट करें, तो ये आपको कंपाइलर नहीं करने देगा। बिकॉज वंस अगेन द डायमेंशन ऑफ द एरे मस्ट बी कांस्टेंट। नेम कांस्टेंट हो या लिटिल कांस्टेंट वैल्यूज हों। सो अगर आप इस तरह करना चाह रहे हैं या वेरिएबल के अंदर खुद से वैल्यू सेव कर लें, लेट्स सपोज कि आप 5 रोज़ और 4 कॉलम्स पर मुश्तमिल एक 2D एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको वंस अगेन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, उसका तरीक़ाकार क्या होगा? हम वही हियर वी टॉक अबाउट डायनामिक एलोकेशन ऑफ अ 1D एरे। उसका सिंटैक्स एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर 1D एरे है तो उसको हमने इस तरह से एलोकेट किया है। अब टाइप जो भी हो वो आप टाइप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। इंटीजर है और यहाँ पे इंटीजर टाइप आ जाएगी, डबल आएगा तो यहाँ पे भी डबल टाइप आ जाएगी। तो अगर मैं एक 2D एरे क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो पहले मुझे एक पॉइंटर्स की एरे क्रिएट करनी पड़ेगी। अब पॉइंटर्स की एरे कैसे बनेगी? यहाँ पे मैं लिख रहा था इंटीजर्स की एरे क्रिएट करनी है तो लिख रहा था न्यू इंट। तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा न्यू इंट स्टैटिक। सपोज 8 साइज़ की मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो इंटीजर पॉइंटर की मैं एरे क्रिएट कर रहा हूँ। हर एलिमेंट उस एरे का, अगर इंटीजर्स की एरे है तो हर एलिमेंट एक इंटीजर है, और अगर इंटीजर पॉइंटर्स की एरे है तो हर एलिमेंट एक इंटीजर पॉइंटर होगा। सो उसको मैं अब स्टोर कहाँ करूँगा? अगर उसको मैं स्टोर इसी तरह ही करूँगा तो दिस विल रिजल्ट इन अ टाइप मिसमैच। क्यों? वो इसलिए है कि इंटीजर्स का, किसी इंटीजर का एड्रेस एक इंटीजर पॉइंटर में स्टोर हो सकता है, इंटीजर पॉइंटर का एड्रेस एक इंटीजर पॉइंटर में स्टोर नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप इस सिनेरियो को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि आप कहते हैं जी कि मैंने एक इंटीजर बनाया हुआ है ए, और इसका एड्रेस मैं किसी पॉइंटर में स्टोर करना चाहता हूँ, तो उस पॉइंटर की टाइप क्या होगी? उस पॉइंटर की टाइप है इंटीजर पॉइंटर होगी, ऊपर हम डिस्कस भी कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं अब P1 का एड्रेस गेट करके उसको कहीं पे स्टोर करना चाहता हूँ, उस पॉइंटर की टाइप, वो कोई P2 पॉइंटर है, उस पॉइंटर की टाइप क्या होगी? उस पॉइंटर की टाइप पॉइंटर टू इंटीजर नहीं होगी, उस पॉइंटर की टाइप होती है पॉइंटर टू पॉइंटर टू इंटीजर। अब वो एरर ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे मल्टीपल इंटरेक्शन के लेवल्स आ गए हैं कि एक आपका इंटीजर वेरिएबल है, तो उसका एड्रेस मैंने P1 में स्टोर किया, और फिर P1 का एड्रेस मैंने एक और पॉइंटर टू पॉइंटर के अंदर P2 के अंदर स्टोर कर लिया। तो इन 3 स्टेटमेंट्स के नतीजे में कुछ इस तरह की चेन बन जाएगी कि इंटीजर वेरिएबल ए बना, उसका एड्रेस मैंने P1 में सेव किया, ये वाला पार्ट आ गया कि इस ए का एड्रेस लिया 1100, उसको P1 में स्टोर कर दिया, तो P1 इज़ नाउ पॉइंटिंग टू ए। एंड इन द थर्ड स्टेटमेंट हेयर मैंने P1 का एड्रेस गेट किया और उसको P2 में स्टोर कर दिया। नाउ P2 क्योंकि एक इंटीजर का एड्रेस नहीं कंटेन कर रहा, एक पॉइंटर टू इंटीजर का एड्रेस कंटेन कर रहा है, तो इसकी टाइप मस्ट बी अ पॉइंटर टू अ पॉइंटर, जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया। सो इसका एड्रेस, इस बॉक्स का एड्रेस 4500 लेट्स सपोज हमने ज़ूम कर लिया, तो 4500 यहाँ पे चला गया। अब मैं अगर ए की वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, इस बॉक्स में फ़िलहाल गार्बेज या जंक वैल्यू पड़ी होगी, इसको चेंज करना चाहता हूँ तो उसको मैं ए के थ्रू भी कर सकता हूँ, P1 के थ्रू भी कर सकता हूँ और P2 के थ्रू भी कर सकता हूँ। क्या तरीक़ेकार होगा? अगर मैं ए के थ्रू उसमें भी वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ 5 लेट्स सपोज, तो वो ऐसे होगा। P1 के थ्रू अगर मैं कोई वैल्यू उसमें स्टोर करना चाह रहा हूँ तो वैसे किया जाएगा, और अगर मैं P2 के थ्रू कर रहा हूँ तो उसको 2 बार डीरेफरेंस करना पड़ेगा, और इस तरह। तो ऑल ऑफ दीज 3 स्टेटमेंट्स विल हैव द सेम इफेक्ट, और वो इफेक्ट क्या होगा? इन तीनों के नतीजे में, इन तीनों स्टेटमेंट्स के नतीजे में इस डब्बे में, इस बॉक्स में, इसका नाम हमने यहाँ पे ए रखा है, इसके अंदर 5 आ जाएगा। चाहे आप डायरेक्ट करें A=5, या एक लेवल ऑफ इंटरेक्शन से आएँ, P1 को डीरेफरेंस करते हुए आएँ और उसके अंदर 5 स्टोर करवा दें, या P2 से आएँ उसको 2 बार डीरेफरेंस करते हुए। अब P2 क्या है? P2 इज़ दिस बॉक्स। P2 जब मैं कहूँगा तो उसका मतलब है 4500। अब 4500 को एक बार डीरेफरेंस किया, ये वाला एक्सप्रेशन स्टैटिक P2, ये क्या बनेगा? ये बनेगा दिस बॉक्स, सॉरी दिस बॉक्स विच इज़ 1100। और 1100 को फिर इवेंचुअली जब मैं इस
डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर की मदद से, बाहर वाले डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर की मदद से डीरेफरेंस करूँगा तो आई विल गेट माई डिज़ायर्ड लोकेशन, जो वेरिएबल मेरा ए है उस बॉक्स तक मैं पहुँचाऊँगा। और अगर मैं कोई भी वैल्यू वहाँ स्टोर कर रहा हूँ तो वो मुझे वहाँ पे दिखाई देगी। सिमिलरली यही एक्सप्रेशन ए स्टैटिक P1 या स्टैटिक P2 आप सीन की स्टेटमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, सी आउट की स्टेटमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट के राइट हैंड साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हम यहाँ पे यूज़ ऑलरेडी कर रहे हैं। सो एंड दिस मल्टीपल इंटरेक्शन कैन गो ऑन अप टू मल्टीपल लेवल्स एज वेल। इसके बाद भी फॉर एग्जाम्पल मैं स्टैटिक P3 क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे? P3 इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। तो इसके अंदर मैं एड्रेस स्टोर करूँगा P2 का, तो इसके पीछे अब एक और पॉइंटर बन जाएगा और P3 से फिर यहाँ तक आने के लिए मुझे 3 बार डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो मल्टीपल इंटरेक्शन की हमने एक ब्रीफ डिस्कशन कर ली है और क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अभी यूज़ होने हैं। सो मैंने अगर इंटीजर्स की एरे एलोकेट करनी है तो उसका एड्रेस में स्टोर करूँगा पॉइंटर टू इंटीजर में। अगर मैं पॉइंटर्स की एरे एलोकेट कर रहा हूँ, अब 2D एरे के लिए मुझे पहले लेवल पे एक पॉइंटर्स की एरे चाहिए, तो पॉइंटर्स की एरे अगर मैं एलोकेट कर रहा हूँ तो उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए सिर्फ एक पॉइंटर काफ़ी नहीं है, बल्कि पॉइंटर टू पॉइंटर। सपोज कि मैं ये काम एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ टू स्टोर द मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट्स। 5 रोज़ हैं, मतलब 5 आपके स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट के लिए नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स 4 हैं जिसके मार्क्स आप स्टोर करना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ आर 5 corresponding to the number of students and number of columns are 4 corresponding to the number of courses or subjects for which you want to store the marks of each student। तो 5/4 का एक स्ट्रक्चर आपको चाहिए और ये साइज़ चूँकि रन टाइम पे यूज़र से आ रहा होगा या फाइल से आ रहा होगा, इसलिए आप ये वाला सिंटेक्स यूज़ नहीं कर सकते इस मकसद के लिए, क्योंकि आर और सी की वैल्यू कंपाइल टाइम पे नॉन नहीं है। तो पहले मरले में आपने आर साइज़ की एक पॉइंटर्स की एरे बना ली, उसके बाद इनमें से हर पॉइंटर, मतलब अगर मैं अब बात करूँ इस एरे की, मार्क्स की एरे की, तो ईच मार्क्स सब आई इज़ अ पॉइंटर। अगर मैं ये बात करता हूँ, इस एरे की बात करता हूँ, जब मैं इंटीजर्स की एरे क्रिएट कर रहा हूँ तो ईच ARR I यानी कि हर एलिमेंट इस एरे का विल बी एन इंटीजर। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ इस मार्क्स की एरे की, तो मार्क्स की एरे का हर एलिमेंट क्या होगा? एक इंटीजर पॉइंटर होगा। तो अब मैं हर इंटीजर पॉइंटर के थ्रू जाके, मार्क्स सब 0 के थ्रू जाके भी एक नई एरे क्रिएट करूँगा इंटीजर्स की, न्यू इंट ऑफ साइज C, जिस तरह मैं यहाँ पे एलोकेट कर रहा हूँ, उसका एड्रेस किस में स्टोर होगा? एक पॉइंटर में। तो ये एक पॉइंटर ही है। ईच मार्क्स सब आई हमने बात की कि एक इंटीजर पॉइंटर है तो उसका एड्रेस इस पॉइंटर में आके स्टोर हो जाएगा। फिर सिमिलरली मैं मार्क्स 1 के थ्रू, सेकंड पॉइंटर के थ्रू एक C साइज़ की एरे एलोकेट करूँगा, फिर मैं थर्ड पॉइंटर के थ्रू एक C साइज़ की एरे एलोकेट करूँगा। लेकिन ये स्टेटमेंट मुझे कितनी बार रिपीट करनी पड़ेगी? ये स्टेटमेंट तो मुझे 8 दफ़ा रिपीट करनी पड़ेगी और R की वैल्यू मुझे अभी कोड लिखते वक्त, प्रोग्राम लिखते वक्त मालूम नहीं है। तो इसका बेहतर तरीका क्या होगा? इसका बेहतर तरीका ये होगा कि आप यहाँ पे इसको मार्क्स ऑफ आई कर दें और आई के ऊपर एक लूप चला दें जो कि 0 से लेके R तक चल रहा होगा, कुछ इस तरह से। तो जितनी भी रोज़ हैं उस पर लूप चल जाएगा, आई का वेरिएबल उस पर चल रहा है और इस सब मार्क्स ऑफ आई के थ्रू जाके एक C साइज़ की एरे एलोकेट हो जाएगी। कहाँ? हीप के ऊपर। ये एरे भी हीप के ऊपर एलोकेट हो रही है क्योंकि न्यू के थ्रू हो रही है। तो ये पॉइंटर्स की एरे पहले मरले में एलोकेट हुई और 5 साइज़ R5 है और 5 पॉइंटर्स की एरे एलोकेट होगी। इसको अगर हम विजुलाइज कर लें यहाँ पे तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। पहले मरले में जब हम पहली स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं, ये वाली स्टेटमेंट, तो इसके नतीजे में क्या होगा? R यानी कि 5 इंटीजर पॉइंटर्स की एक एरे बनी और उसका एड्रेस मैंने मार्क्स के एक पॉइंटर टू पॉइंटर में स्टोर कर लिया और ये मार्क्स का जो वेरिएबल है पॉइंटर टू पॉइंटर, ये भी 4 बाइट का ही होगा, ये बना होगा स्टैक पे, जबकि ये एरे बन रही है हीप के ऊपर। तो इस लाइन के, डॉटेड लाइन के इस तरफ हीप है और इस तरफ हम स्टैक लेफ्ट साइड पे विजुलाइज कर रहे हैं। तो मार्क्स टाइप का पॉइंटर, इसकी वजह से ये पहले मरले में ग्रीन वाली एरे क्रिएट हुई ऑफ साइज़ 5 सिंस R इज़ 5 हेयर। तो 5 पॉइंटर्स की एक एरे बन गई। तो पहले स्टेप में ये काम हुआ। फिर नीचे लूप के अंदर जब हम हर आइट्रेशन में जा रहे हैं, 5 आइट्रेशन ज़ाहिर है इस लूप की होंगी, हर मार्क्स सब आई के थ्रू, पहले मार्क्स 0 के थ्रू, फिर मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स सब 3, मार्क्स सब 4 के थ्रू, हर एक के थ्रू एक 4-4 साइज़ की इंटीजर्स की एरे हीप के ऊपर बनेगी। वो यहाँ पे हमने ये ब्लू वाली एरेज विजुलाइज़ की हैं। तो 5 एरेज एक एक करके एलोकेट होंगी और हर एक के एड्रेसेस, ये एरे एलोकेट हुई, ये इसके एलिमेंट्स के एड्रेसेस हैं। पहला एलिमेंट 1150 मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, तो दूसरा एलिमेंट जो कि इंटीजर है तो 4 बाइट के डिफरेंस से पड़ा होगा, 1154 पे पड़ा होगा, फिर 1158, 1162 और इसका जो बेस एड्रेस है 1150 वो आ गया मेरे पास पहली लोकेशन में। सिमिलरली ये कहीं और एरे एलोकेट होगी जो कि सेपरेटली एलोकेट हो रही हैं, तो ज़रूरी नहीं कि कंजेक्टिव हों और
किसी और जगह पे एलोकेट होगी 3700 से ऑनवर्ड्स, तो उसका बेस एड्रेस यहाँ आ जाएगा। और सिमिलरली फॉर अदर 3 एरेज, और इस एरे का बेस एड्रेस जो कि 4570 मैंने एज्यूम किया है वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मार्क्स के पॉइंटर के अंदर, जो कि स्टैक पे बना हुआ है। बाकी सब कुछ हीप पे एलोकेट हुआ है। तो ये आपकी वो 5 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5, और हर रो के अंदर देर आर 4 कॉलम्स। तो 5x4 का स्ट्रक्चर रेडी हो गया। यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखें, डेटा टाइप पे गौर करें, तो यहाँ पे आपके पास ये जो ब्लू वाले बॉक्सेस हैं ये आपकी इंटीजर टाइप की मेमोरी एलोकेट हुई है, ये ग्रीन वाले बॉक्सेस आपके इंटीजर पॉइंटर्स हैं, और ये जो ग्रे वाला बॉक्स है इसकी टाइप पॉइंटर टू पॉइंटर है, जैसा कि इस कोड से भी सामने नज़र आ रहा है। तो इस कोड के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो हमने कोड लिखा है मेमोरी एलोकेशन का, जो मेमोरी फिगर बन रही है मुझे हमने विजुलाइज कर लिया। तो दैट इज़ हाउ यू एलोकेट अ 2D एरे डायनेमिकली। हीप के ऊपर अगर एलोकेट करनी हो तो इस तरह से एलोकेट होगी, किसी भी टाइप की हो सकती है। तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे टाइप इंट, ये वाला इंट और ये वाला इंट अपनी जिस भी टाइप की एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक तरह का जेनेरिक सा कोड सेगमेंट है जिसमें आप सिर्फ टाइप इन 3 जगहों पे रिप्लेस करेंगे तो आप किसी भी टाइप की 2D एरे डायनेमिकली एलोकेट करने के काबिल होंगे। तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक और अंडरस्टैंड दिस फिगर एज वेल। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसके अंदर आपने यूज़र से कोई वैल्यूज़ लेनी है या खुद से कोई वैल्यू स्टोर करनी है, इनिशियलाइज़ करनी है। लेट्स सपोज यूज़र से लेनी है आपने वैल्यूज़, तो आपको 1D एरे को अगर इनपुट लेनी होती है, ऊपर हमने एग्जांपल डिस्कस भी की है, तो आपको एक लूप इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर 2D एरे में इनपुट लें या उसको आउटपुट करें या उसको प्रोसेस करें तो आपको नेस्टेड लूप्स चाहिए। तो बाहर वाला लूप अगर रो वाइज प्रोसेस कर रहे हैं तो बाहर वाला लूप रोज़ के ऊपर लगेगा और अंदर वाला कॉलम्स के ऊपर, और अगर कॉलम वाइज प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा कि बाहर वाला लूप फिर कॉलम के ऊपर चलेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर चलेगा जो कि इस केस में C है, और अंदर वाला फिर रोज़ के ऊपर चलेगा। मैं चूँकि रो बाय रो प्रोसेस करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने बाहर वाला लूप R पे चलाया नंबर ऑफ़ रोज़ पे, और अंदर वाला लूप मैं J के थ्रू चला रहा हूँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स पे। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वैल्यू स्टोर करना चाहें वो स्टोर कर सकते हैं, या यूज़र से इनपुट लेना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स क्या होगा? मार्क्स सब I सब J, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे मार्क्स सब I सब J, ये एक्सप्रेशन कैसे काम कर रहा है और इवेंचुअली आप किसी एक डिज़ायर्ड लोकेशन तक कैसे पहुँचते हैं, यू शुड नो द कंप्लीट वर्किंग बिहाइंड दैट। थोड़ी सी हम डिस्कस यहाँ पे अभी ब्रीफली कर लेते हैं, और लेकिन इसकी ज़्यादा डिटेल वंस अगेन आपको जो PF के रेलिवेंट लेक्चर्स हैं पॉइंटेड तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के, उसके अंदर मिल जाएगी। तो इफ़ यू वांट दोज डिटेल्स यू कैन रेफर टू दोज वीडियो लेक्चर्स। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की, लेट्स सपोज कि मैं रो नंबर 3 के अंदर रो नंबर 4 के अंदर इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ 4th रो के 3rd कॉलम में। रो नंबर 4 जिसका नंबर एक्चुअली 3 होगा क्योंकि नंबरिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। ये रो नंबर 0 है, ये रो नंबर 1 है, 2 एंड दिस इज़ रो नंबर 3। तो रो नंबर 3 के एलिमेंट नंबर 3 जिसका इंडेक्स वंस अगेन 2 होगा, क्योंकि इसका इंडेक्स 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा। नोट करें कि यहाँ पे मैंने इंडिसेस नहीं लिखे हुए, यहाँ पे मैंने उनके मेमोरी एड्रेसेस लिखे हुए हैं। तो इसका इंडेक्स इस रो के अंदर पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 होगा, इसका 1 होगा और इसका 2 होगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू एक स्टोर करना चाह रहा हूँ। तो हाउ डू आई स्पेसिफाई दैट? आई विल से मार्क्स की रो नंबर 4 है, यानी कि उसका नंबर एक्चुअली 3 है, और उसका एलिमेंट नंबर, उसका 3rd एलिमेंट यानी कि एलिमेंट नंबर 2। यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज द मार्क्स आर 74। तो यहाँ पे जाके इस एक्सप्रेशन में वो 74 स्टोर कर देगा। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि वो यहाँ से इस एक्सप्रेशन की मदद से इस डिज़ायर्ड मेमोरी लोकेशन के एड्रेस, जो कि इस केस में एज पर आर जम्पशन 7808 है, 7808 है, यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, इसको भी समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब हम कहते हैं मार्क्स सब 3, यू शुड बी फेमिलियर विद कि ARRI जब आप लिखते हैं तो इसी का कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन एक पॉइंटर नोटेशन के अंदर भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि दिस एक्सप्रेशन इज़ इक्विवेलेंट टू दिस पॉइंटर बेस्ड एक्सप्रेशन। किसी भी जगह पे जहाँ पे आप ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं वहाँ पे आप ये एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग भी 2D एरे को एक्सेस करने का, जो एलिमेंट को एक्सेस करने का जो एक्सप्रेशन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी एक पॉइंटर बेस्ड एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता है। और वो क्या है, उसको अगर देखें तो ARRI J इज़ इक्विवेलेंट टू, इसका एक्सप्रेशन क्या बनता है,
वो बनता है पहले मरले में ARR प्लस आई, दिस एक्सप्रेशन टेक्स यू टू योर डिजायर्ड रो, और फिर इसके अंदर आप जे ऐड करते हैं और पूरे एक्सप्रेशन को एक बार फिर से डीरेफरेंस कर लेते हैं। तो जिस तरह ये एक्सप्रेशन पॉइंटेड एक्सप्रेशन है इस सबस्क्रिप्ट एक्सप्रेशन का, इसी तरह ही ये पॉइंटेड एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का। और ये कोड में आप इटसेल्फ लिख भी सकते हैं कि इसकी जगह मार्क्स आई जे की जगह यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एंड दिस विल वर्क करेक्टली, यानी कि सीन सेक्शन ऑपरेटर और यहाँ पे ARR लिखा हुआ है, हमारी एरे का नाम मार्क्स है तो मार्क्स लिखते हैं। तो दिस विल हैव द सेम इफेक्ट एज दिस एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे मार्क्स अब 3 2 को मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अगर 3 लिख दूँ और यहाँ पे अगर 2 लिख दूँ और लेट्स सपोज 74, तो दीज आर इक्विवेलेंट, दोनों में से कोई भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये भी सिंटेक्स यूज़ कर सकता हूँ और ये भी यूज़ कर सकता हूँ। एज अ प्रोग्रामर इन जनरल यू शुड प्रेफर दिस वन बिकॉज इट इज़ मोर रीडेबल, मोर अंडरस्टैंडेबल, लेकिन यू शुड नो कि इसके पीछे भी एक्चुअली काम कंपाइलर यही कर रहा होता है। तो अगर हम अब इसकी डिटेल में जाके देखें तो मार्क्स क्या है, मार्क्स इज द बेस एड्रेस ऑफ दिस होल एरे, यानी कि मार्क्स अगर मैं आउटपुट करूँ मार्क्स तो मार्क्स के कंटेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे विच इज़ 4570। तो मार्क्स इज़ 4570। तो इसको अगर स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे डिकम्पोज करके देखें तो पहले मरले में हम कह रहे हैं मार्क्स को इसमें रिप्लेस कर दें, तो मार्क्स को रिप्लेस करेंगे तो मार्क्स की जगह आ जाएगा 4570। फिर 4570 में 3 ऐड हो रहा है, 4570 में 3 ऐड हो रहा है। अब 4570 एक पॉइंटर है और आपको याद है होगा, पता होना चाहिए कि जब भी पॉइंटर में कुछ ऐड होता है तो उतने यूनिट्स ऐड होते हैं, फिजिकली उतनी वैल्यू नहीं ऐड होती। तो 4570 प्लस 3 का मतलब ये नहीं है 4573, बल्कि 4570 प्लस 3 का मतलब है 3 यूनिट्स ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पे हर यूनिट क्योंकि एक पॉइंटर है तो 3 जो ऐड हो रहा है वो दरअसल पॉइंटर के साइज़ यानी कि 4 से मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा इम्प्लिसिटली। तो एक्चुअली ये 3 नहीं ऐड हो रहा बल्कि 3 × 4 12 ऐड हो रहा है। तो 4570 में जब 12 ऐड होगा तो यू विल गेट 4582। और ये 4582 क्या है, ये आपकी डिज़ायर्ड रो का एड्रेस है। आपकी डिज़ायर्ड रो का जो एड्रेस है वो जहाँ पड़ा हुआ है ये उसका एड्रेस है 4582। और 4582 को जब आप डीरेफरेंस करेंगे इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप, हम क्या कर रहे हैं 4582 इस एक्सप्रेशन को डीरेफरेंस कर रहे हैं। तो 4582 को जब डीरेफरेंस करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू स्टोर्ड एट दैट एड्रेस विच इज़ 7800 विच इज़ द स्टार्टिंग एड्रेस और द बेस एड्रेस ऑफ आवर डिज़ायर्ड रो। चौथी रो हमें चाहिए थी ना, तो चौथी रो का बेस एड्रेस 7800 है जो कि यहाँ पड़ा हुआ। तो दिस एक्सप्रेशन 4582 डीरेफरेंस्ड, 4582 डीरेफरेंस करने से क्या है कि आप इस बॉक्स के बाहर हैं, इसके दरवाजे पे हैं, उसके अंदर आ जाएंगे तो यू गेट 7800। अब 7800 में जब 2 ऐड होगा क्योंकि आप अपनी डिज़ायर्ड रो तक पहुँच गए, अब आपने कॉलम तक पहुँचना है तो कॉलम नंबर हमें चाहिए 2, कॉलम नंबर हमें चाहिए 2। तो 7800 में 2 ऐड होगा, लेकिन वंस अगेन ये 7802 नहीं इसका रिजल्ट आएगा बल्कि 2 यूनिट ऐड हो रहे हैं। और हर यूनिट यहाँ पे चूँकि 4 बाइट का है, यहाँ पे भी हर यूनिट 4 बाइट का था चूँकि ये पॉइंटर्स थे, और यहाँ पे भी हर यूनिट 4 बाइट का है चूँकि ये इंटीजर्स हैं। अगर ये डबल्स होते तो हर यूनिट 8 बाइट्स का होता, अगर ये कैरेक्टर होते तो हर यूनिट 1 बाइट का होता। सो यहाँ पे भी इंटीजर्स ही हैं, तो इसलिए वो जब 2 ऐड करेगा तो 2 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करके ऐड करेगा, यानी कि 8 करके ऐसे ऐड करेगा। सो 7800 में जब 2 ऐड होगा तो दिस विल गेट यू 7808। और ये 7808 क्या है, अगर इस फिगर पे गौर करें तो ये हमारे डिज़ायर्ड लोकेशन का एड्रेस है। तो हम इस एड्रेस तक इवेंचुअली पहुँच गए, वंस अगेन इस डब्बे के दरवाजे तक पहुँच गए। तो अब दरवाजे से अंदर आना है तो उसको डीरेफरेंस करना होगा, यानी एड्रेस से वैल्यू को एक्सेस करना है तो डीरेफरेंस करना होगा, और वही हम कर रहे हैं। तो इसको जब डीरेफरेंस करेंगे ये वाला एक्सप्रेशन तो यू विल गेट योर डिज़ायर्ड लोकेशन। उस डिज़ायर्ड लोकेशन के अंदर आप जो भी स्टोर करना चाहें, 74 हम स्टोर कर रहे हैं, वो यहाँ पे स्टोर हो जाए। तो दिस 7808 इज़ एक्चुअली एन इंटीजर पॉइंटर। उस इंटीजर पॉइंटर से, यानी कि ये एक इंटीजर का एड्रेस है, ये ब्लू वाला बॉक्स एक इंटीजर है, उसका एड्रेस है 7808। उस एड्रेस से हम इंटीजर तक पहुंचना चाह रहे हैं तो जाहिर है डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर करना पड़ेगा, और वही हम कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट गोज़ ऑन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन और दिस वन, दोनों आप लिख के ट्राई कर सकते हैं। इन जनरल ये वाला जैसे मैंने कहा प्रेफर करेंगे, बट ये भी आपको मालूम आना चाहिए, पॉइंटर नोटेशन में लिखना आना चाहिए। और नीचे हमने इसकी जेनेरिक फॉर्म डिस्कस की है, ये वाली। So this is how you visualize a 2D dynamically allocated array, and we have also discussed in detail the corresponding code जो कि ये काम accomplish करने के लिए यूज़ किया जाएगा। Now let us talk about
डी एलोकेशन यूजेज आप इस तरह करेंगे। फाइनली इसको डी एलोकेट करना है, तो डी एलोकेट कैसे करेंगे? अब डी एलोकेशन के लिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये तमाम मेमोरी हीप के ऊपर एलोकेटेड है, तो इसको डी एलोकेट करना पड़ेगा। तो अगर हम इस एरे को डी एलोकेट करने की कोशिश करते हैं, डिलीट मार्क्स, मार्क्स एक पॉइंटर है जो कि एक एरे को पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर्स के एरे को पॉइंट कर रहा है, और इसको डी एलोकेट कर देते हैं। सो इसको डी एलोकेट करने से क्या होगा? मार्क्स के अंदर इस एरे का एड्रेस पड़ा हुआ है, ये वाली एरे डी एलोकेट हो जाएगी, ये वाली एरे डी एलोकेट हो जाएगी। और फिर हम जैसे कि आपको पहले ही बताया था, मार्क्स को नल भी कर देंगे। मार्क्स नल भी हो गया ताकि वो डैंगलिंग पॉइंटर ना बना रह जाए। लेकिन कुछ काम गलत हो गया। क्या गलत हुआ है वो आपको खुद से नज़र आना चाहिए यहाँ पे कि ये एरे तो डी एलोकेट हो गई है, बट व्हाट अबाउट ऑल ऑफ दीज एरेज जो ब्लू में एलोकेटेड है यहाँ, ये भी तो हीप के ऊपर एलोकेट हुई थी, इनको किसने डी एलोकेट करना है? आपने एलोकेट किया था तो आप ही डी एलोकेट करेंगे जाहिर। लेकिन अब ये एरे डी एलोकेट हो चुकी है जिसके पास इस एरे में इन एरेज के एड्रेसेस थे, तो अब ये एरे डी एलोकेट कर चुके हैं, तो इन एरेज तक जाने का रास्ता गुम गया। जिसका मतलब है कि इस एरे को हमने डी एलोकेट अभी नहीं करना, इसको डी एलोकेट नहीं करना, पहले इन सब ब्लू वाली एरेज को डी एलोकेट करना है। लेकिन ये काम करेंगे, लेकिन आफ्टर डी एलोकेटिंग दीज एरेज जो कि ब्लू में इंटीजर्स की एरेज हैं, ये पॉइंटर की एरे है जो ग्रीन में। सो इनको एलोकेट कैसे किया था? ये जो ब्लू में एरेज हैं इनको हमने एलोकेट ऐसे किया था, लूप लगा के, तो इनको डी एलोकेट भी लूप के अंदर ही किया जाएगा। तो इसी किस्म का एक लूप लगेगा इसको डी एलोकेट करने के लिए। ये मैंने वही लूप कॉपी कर लिया ताकि सिमिलरिटी नज़र आ सके। तो अब मैं एलोकेशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं डिलीट कर रहा हूँ मार्क्स आई को। मार्क्स आई के थ्रू यहाँ पे मैं पहले एलोकेट कर रहा था, अब मैं मार्क्स आई के थ्रू उसको डी एलोकेट कर रहा हूँ। तो मार्क्स सब आई जो कि एरे का एक एलिमेंट है, मार्क्स सब 0 क्या है? ये 1150। मार्क्स सब 1 क्या है? 3700। मार्क्स सब 2 क्या है? 6540 एंड सो ऑन। तो हर पॉइंटर की मदद से एक एक एरे एलोकेटेड है, उसको डी एलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि ये चूँकि पॉइंटर है, पॉइंटर की वजह से मैं डी एलोकेट कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंटर एक एरे को पॉइंट कर रहा है, सिंगल वेरिएबल को नहीं पॉइंट कर रहा। हर मार्क्स सब आई इज पॉइंटिंग टू एन एरे, ये एरे है, एक सिंगल वेरिएबल नहीं है। तो इसको भी डी एलोकेट करने के लिए आपको यहाँ पे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एरे डी एलोकेट हो जाएगी, और उसके बाद मार्क्स सब आई को, उस पॉइंटर को नल करना भी ना भूलें। तो इसको अगर विजुलाइज करके देखिए क्या हो रहा है, ये लूप है जो कि 8 दफ़ा चल रहा है, और R हमारे एग्जाम्पल के केस में R इज़ 5 रोज हैं। तो पहली रो जब I 0 होगा तो मार्क्स सब 0 के थ्रू जो एरे एलोकेटेड है उसको डी एलोकेट करने की यहाँ पे बात हो रही है। तो मार्क्स सब 0 ये 1150, तो इसके थ्रू जो एरे एलोकेटेड है ये डी एलोकेट कर दी जाएगी ऐसे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंटर को जिसके अंदर 1150 पड़ा हुआ है इसको नल कर दिया जाएगा। सिमिलरली इन द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप I बिकम्स 1, तो मार्क्स सब 1 क्या होगा? मार्क्स सब 1 है ये वाला दूसरा पॉइंटर, इसके थ्रू जो एरे एलोकेटेड है इसको डी एलोकेट कर दिया जाएगा और इसको भी नल कर दिया जाएगा। लूप की तीसरी इटरेशन में ये एरे, चौथी इटरेशन में ये वाली एरे, और पांचवी इटरेशन में ये वाली एरे भी डी एलोकेट हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली इनके पॉइंटर्स जो इन्हें पॉइंट कर रहे थे वो भी नल पे सेट कर दिए जाएंगे ताकि वो डैंगलिंग पॉइंटर ना बन जाएं, थोड़ी भी देर के लिए डैंगलिंग पॉइंटर ना बन जाएं। तो इसलिए हम ये काम भी कर रहे हैं। तो बाय द टाइम दिस लूप टर्मिनेट्स, तो मेमोरी की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। अब एक एरे रह गई है, ग्रीन वाली एरे, पॉइंटर्स की एरे रह गई है, उसको डी एलोकेट करना है। तो उसको डी एलोकेट करने के लिए तो हम कोड पहले लिख चुके हैं। मार्क्स के थ्रू जो एरे एलोकेटेड है ये वाली एरे, इसको डी एलोकेट करते हैं। तो इस स्टेटमेंट के थ्रू अब ये वाली एरे भी डी एलोकेट कर दी जाएगी, इसकी मेमोरी वापस कर दी जाएगी सिस्टम को, और इवेंचुअली फाइनली आपका जो मार्क्स वाला पॉइंटर था, पॉइंटर टू पॉइंटर था, उसको भी नल कर दिया जाएगा। इसके अंदर भी नल आ गया। तो ऑल ऑफ दैट मेमोरी जो कि यहाँ पे हीप वाले पोर्शन में एलोकेट हुई थी उसको आपने प्रॉपर्ली डी एलोकेट कर दिया है, और ये पॉइंटर स्टैक पे बना हुआ है। जाहिर है जब इसका स्कोप खत्म होगा तो ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होगा। स्टैक पे बनी हुई मेमोरी को, वेरिएबल्स को आप खुद से डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिकली अपना स्कोप खत्म होने पर डिस्ट्रॉय होते हैं। तो यहाँ पे हमने वंस अगेन रिकैप कर लिया है कि एक 2D एरे कैसे एलोकेट होगी डायनामिकली, और इवेंचुअली और फाइनली एलोकेशन के बाद इस्तेमाल कैसे होगी, इस तरह नेस्टेड लूप के थ्रू इस्तेमाल होगी, और फाइनली डी एलोकेट उसकी मेमोरी कैसे की जाएगी। सो इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, और
पहले जो पॉइंटर्स वाले इशूज़ डिस्कस किए हैं उनको भी देख लीजिएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग जो लेक्चर्स हैं पीएफ के उनको भी एक बार व्यू कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। चंद एक और चीज़ें जो आपसे पहले भी कही थी, पॉइंटर्स डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के अलावा आपको जो फाइल हैंडलिंग है इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इसके भी जो रेलिवेंट लेक्चर्स हैं आपके पीएफ के वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, उनको भी एक बार ज़रूर व्यू कर लीजिएगा ताकि फ़ाइल हैंडलिंग के साथ भी आप कंफर्टेबल हों, ताकि उनके कोर्स के अंदर, इस कोर्स के अंदर अगर आपको कहीं पे कोई टास्क फाइलिंग का दिया जाता है लैब के अंदर, असाइनमेंट के अंदर, और यकीनन ऐसे टास्क होंगे जिसमें फाइलिंग इन्वॉल्व होगी, तो यू शुड बी कंफर्टेबल विद यूजिंग टेक्स्ट फाइल्स। तो फाइल हैंडलिंग हमने सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स की पढ़ी है, तो ज़ाहिर है वही एक्सपेक्ट की जाएगी आपसे कि वो आपको आती है। और जो बाइनरी फाइलिंग है, जैसे मैंने कहा था पहले लेक्चर में भी कि वो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे, वो इस कोर्स का टॉपिक है, तो वो मिड टर्म के बाद इंशाल्लाह बाइनरी फाइल को भी डिस्कस करेंगे। बट टेक्स्ट फाइल्स की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लें। उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सिनेरियोज हैं कि आपको अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नोन हो तब कैसे फाइल हैंडलिंग होगी, फाइल में से रीड करना है और यू नो द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। और सेकंड सिनेरियो ये होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं और स्टोर्ड इन फाइल, तो फाइल के अंदर शुरू में आप पढ़ा हुए हैं कि फाइल के अंदर कितने इंटीजर हैं, और उसके बाद उतने इंटीजर पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज कि किसी फाइल के अंदर आपके पास पहला इंटीजर है 5, उसके बाद 5 वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं इस तरह से। तो पहला इंटीजर इनपुट का पार्ट नहीं है, बल्कि पहला इंटीजर सिर्फ काउंट ऑफ द इनपुट आपको बता रहा है। तो इस तरह से भी फाइल पढ़नी आनी चाहिए। तीसरा टिपिकल सिनेरियो होता है कि एलिमेंट्स आर टर्मिनेटेड बाय अ सेंटिनल वैल्यू, कि फ़ाइल के अंदर वैल्यूज़ एक एक करके आ रही हैं, शुरू में आपको काउंट भी नहीं मालूम, प्रोग्राम लिखते वक्त भी काउंट नहीं मालूम। ये जो पहला सिनेरियो है, जैसे ये है ना कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नोन मतलब कांस्टेंट है, लेकिन आपको ये मालूम है कि जब इवेंचुअली इनपुट ख़त्म हो जाएगी, वैल्यूज़ आती जा रही हैं, जब इवेंचुअली इनपुट ख़त्म होगी तो एक स्पेशल वैल्यू -9 लेट्स सपोज इनपुट को टर्मिनेट कर रही होगी, वहाँ तक आपने वैल्यूज़ पढ़नी है। सो सेंट्रल वैल्यू प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी कर सकती है, लेकिन वो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताई जाएगी या बताई जाती है। तो अगर आप खुद फाइल बना रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से सेंट्रल वैल्यू डिसाइड करते हैं। अगर बनी हुई कोई फाइल आपको इनपुट के तौर पे दी जा रही है तो आप फिर जो गिवन सेंट्रल वैल्यू है उसके मुताबिक अपना कोड लिखते हैं। और चौथा सिनेरियो होता है कि आपने ना कोई नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको मालूम है, ना नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइल के अंदर है, और ना ही कोई सेंट्रल वैल्यू है, बस वैल्यूज़ आती जा रही हैं एक एक करके और इवेंचुअली फाइल ख़त्म हो गई। तो इसे कहते हैं कि रीडिंग डेटा टिल एंड ऑफ फाइल। ये चौथा सिनेरियो होता है कि फाइल के अंदर जितने इंटीजर हैं उनका काउंट नहीं मालूम, कोई सेंट्रल वैल्यू भी नहीं है, और आपके पास एंड ऑफ फाइल तक आपने डेटा रीड करना है। तो इन चारों सिनेरियोज़ के कॉरस्पॉन्डिंग आपको फाइल हैंडलिंग करनी आनी चाहिए। और ये चारों सिनेरियोज़ अगर आप देखेंगे तो पीएफ की वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस्ड हैं। अगर नहीं इनमें से किसी में आप कंफर्टेबल, तो आपको वो रेलिवेंट पार्ट वीडियो लेक्चर का या वो वीडियो लेक्चर पूरा का पूरा देख लेना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। सो दैट वाज टुडेज़ लेक्चर। आज का लेक्चर भी हमने रिवीजन